Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Theory of Demand Part 3 हमने सुपर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है पार्ट 3 हमने कर लिया था। आज पार्ट 4 हम करेंगे जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हैं, ट्रू फॉल्स हैं एंड फिलअप है, वो हम इसमें क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलू की कीमत में अगर 8% इंक्रीज हो जाता है, पोटैटो की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड 5% कम हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए, मांग की लोच बताइए। हमें पता है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और इसका जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का, अगर परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है प्राइस और डिमांड को, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम दोनों का रेशो निकाल लेंगे। 8% इंक्रीज हो रहा है प्राइस में और 5 हो रहा है डिमांड में। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.62 आंसर आएगा। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व है और इस पे हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। नेक्स्ट है, जब मांग वक्र ओ एक्स के पैरेलल होती है तो डिमांड का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी। अगर ये पैरेलल होता है, ये एक्स एक्सिस है ना, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिसिटी हमारी इन्फिनिटी होगी, अनंत होगी, डी। उसके बाद एक सीधी मांग रेखा जो है उसके मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होती है, 1 होती है। जब हम डिमांड कर्व एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो उसके मिड पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है। इसके नीचे लेस देन 1 होती है और यहाँ पर 0 होती है और इसे यहाँ पर इस मिड पॉइंट के ऊपर ग्रेटर देन 1 होती है और बिल्कुल जो वाई एक्सिस पर टच कर रहा है वहाँ पर इन्फिनिटी होती है। ये 5 डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको चैप्टर मिलेगा, उसकी 5 डिग्री भी आपको एक पार्ट मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाके अगर लिख के ओपन करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन सक्सेस विद इकोनॉमिक्स, ऐसे भी अगर आप लिख कर टाइप करेंगे तो आपको वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में कम प्रतिशत परिवर्तन होगा, प्राइस में चेंज बहुत ज़्यादा हो गया बट डिमांड में चेंज कम हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है, यहाँ पर डिमांड की इलास्टिसिटी का इससे कम है, क्योंकि प्राइस तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया बट डिमांड में कोई चेंज, खास कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी कम है हमारी, का इससे कम है। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब जो डिमांड कर्व है, ये देखिए छठा क्वेश्चन, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन अब कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में ज़्यादा हो जाता है, यानी कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, लेकिन ये देखिए प्राइस में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है। ये देखिए डिमांड कर्व, ये प्राइस है, प्राइस में तो इतना चेंज हुआ है बट डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और हम इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये फ्लैटर बनेगा डिमांड कर्व, और यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका आंसर यानी कि लोचदार, यहाँ पर अब ग्रेटर देन 1 तो नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, लोचदार होती है, मीन्स ज़्यादा इलास्टिक होती है। बी विल बी राइट आंसर। और जब डिमांड कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, जब डिमांड कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ऐसे ये वाई एक्सिस है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, 0, शून्य। ये हो गया बी। उसके बाद है आठवां क्वेश्चन, एक उपभोक्ता 4 रुपये प्रति इकाई की कीमत पर 5 इकाइयों की डिमांड करता है, प्राइस घटकर 3 हो गया तो डिमांड बढ़कर 10 हो गई। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी हमने निकालनी है। पहले हम क्या करेंगे, प्राइस देखेंगे कि पहले वाला प्राइस कितना है, 4। अब इस पर वो क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहा है, 5। अब प्राइस घटकर यानी कि नया प्राइस हमारा आया 3 और डिमांड बढ़कर यानी कि नई क्वांटिटी हमारी आई है 10। अब ये इलास्टिसिटी पूछ रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, आगे माइनस का साइन, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव रिलेशनशिप होती है प्राइस और डिमांड के बीच में। अब पी कितना है, 4 और क्यू कितना है, 5, बट डेल्टा क्यू हमने निकालना, डेल्टा क्यू यानी कि क्यू 1 माइनस क्यू करेंगे, 10 और 5 में क्या डिफरेंस है, 5 का, और P1 माइनस पी करेंगे तो -1। अब यहाँ पर माइनस आई है, माइनस से माइनस, 5 से 5, तो आंसर क्या आया, 4, और यहाँ पर बी आंसर में है 4, इसका मतलब बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट जो है 9th, ये आप मुझे निकाल के दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको कहा था, कुछ ही बच्चों ने उनका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, तो प्लीज़ आप कॉपी पेन निकालिए, उनको न्यूमेरिकल को सोल्व करके देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है,
यदि कीमत के घटने से उपभोक्ता का वस्तु पर कुल व्यय घट जाता है, ये भी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मैंने आपको वीडियो में भी कराया है अलग से पार्ट, जो पहले डिमांड वाला और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वाला प्लेलिस्ट में जाएंगे ना और वहाँ निकालेंगे तो आपको मिलेगा टोटल जो एक्सपेंडिचर मेथड है जिसके द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाता है, वो वाली सीरीज़ आप देख सकते हैं। और मैंने अभी जो डेली वन डायग्राम वाली सीरीज़ है वहाँ पर भी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपको कराया है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि कीमत जब घट जाती है और कुल व्यय भी घट जाता है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेंथ जो हमारा कुल व्यय घट जाता है, टेंथ का जो क्वेश्चन होगा वो होगा बी। अब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि जब सेम डायरेक्शन में, ये देखो प्राइस ज़्यादा था तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा, प्राइस कम हो गया एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, और इस वाले पोर्शन में हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, ठीक है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, और ऊपर वाले पोर्शन में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, और यहाँ पर बीच वाला जो ये पोर्शन है यहाँ पर इक्वल टू 1 होती है। आप एक बार प्लीज़ डेली वन डायग्राम वाला जो पोर्शन है उसमें टोटल एक्सपेंडिचर वो सीरीज़ आप खोल के देखिए ना, उसमें आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मैंने बहुत क्लियरली समझा रखा है विद डायग्राम, तो आपको ये सारे ही पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अब ये 11वां क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत 8 रुपये घटाई जो इकाई से घटकर 6 रुपये हो जाती है और मांग बढ़कर 200 से 250 हो जाती है। अब आपने निकालना तो न्यूमेरिकल ही है, ऐसे ही न्यूमेरिकल निकालना है, जो मैंने आपको ये 8 करवाया था ऐसे ही न्यूमेरिकल निकालेंगे। बट अगर हमारी जैसे 4 आ गई थी तो इसको हम ग्रेटर देन 1 कहेंगे। ऐसे ही अगर आंसर यहाँ पर 0 आ जाता है या फिर आपको 1 आ जाता है तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, अगर 1 से ज़्यादा आ जाता है तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और 1 से कम आ जाता है 0 पॉइंट समथिंग आ जाता है तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो आप मुझे 11th और 12th ये दोनों ही क्वेश्चन निकाल के दिखाएंगे, और अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता देना कि ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है, जब मांग वक्र ओ एक्स एक्स के पैरेलल होता है तो डिमांड कर्व कैसा, जो इलास्टिसिटी है वह भी किया था हमने, ये इलास्टिसिटी कैसी होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। और अभी मांग की जो मैंने आपको बताया था, जो डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व होता है, इस पर कितनी श्रेणियाँ होती हैं, कितनी डिग्री होती है, 5 डिग्री होती है, क्योंकि मिड पॉइंट पे इक्वल टू 1 होगी ना डिमांड, इक्वल टू 1 इलास्टिसिटी, और इससे नीचे लेस देन 1, इस यहाँ पर 0, यहाँ पर ग्रेटर देन 1, और बिल्कुल वाई एक्सिस पे जो टच कर रहा है वहाँ पर इन्फिनिटी। तो देयर आर 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका आंसर होगा बी। अब उसके बाद हम इससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के करेंगे ट्रू फॉल्स। ये देखिए, जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो लोच का जो गुणांक है वो शून्य होता है। पूर्णतः लोचदार पे लोच का गुणांक शून्य नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया एक्स एक्सिस के पैरेलल ये क्या होगी, पूर्णतः लोचदार होगी, और यहाँ पर तो इन्फिनिटी होती है, शून्य तो होती ही नहीं। अब नेक्स्ट है, एक सरल मांग वक्र की लोच अगर बढ़ती जाती है तो आप वक्र के निचले पोर्शन की तरफ जाएंगे तो मतलब बढ़ती जाएगी जब हम नीचे की तरफ जाएंगे। और अभी अभी मैंने बताया था कि जैसे ही हम, ये मिड पॉइंट पे 1 होती है, अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो लेस देन 1, 0, तो घटती है, बढ़ती नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। थर्ड है, जब कीमत के कम होने पर टोटल व्यय बढ़ जाता है। अब देखिए, तो मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होगी। अभी मैंने बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं, ये देखिए कि जब प्राइस ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा। ये देखिए, प्राइस इतना है तो एक्सपेंडिचर इतना, प्राइस बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस बढ़ा एक्सपेंडिचर कम हो गया। अब ये डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो डिमांड यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होती है, और इन्होंने भी यही कहा है, इसका मतलब थर्ड क्या है हमारा, ट्रू। अब स्थानापन्न वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। 4 में देखिए, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, ऑब्वियसली होती है क्योंकि एक का प्राइस बढ़ जाएगा ना, दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। तो अब 5वां देखिए, दूध की मांग बेलोचदार होती है। अब दूध के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही डिमांड की जाएगी। बेलोचदार बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि दूध चाहे कितना भी महंगा हो जाए हम उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, हम उसको कम खरीद लेंगे, तो बेलोचदार तो बिल्कुल भी नहीं होगी, फॉल्स। आवश्यक वस्तुओं की मांग कम लोचदार होती है, ये ठीक है। जो नीड, हमारी बिल्कुल बेसिक नीड वाली चीज़ें हैं उनकी लोच यानी कि इलास्टिसिटी कम होती है, क्योंकि हम उनको, अगर वो थोड़े बहुत महंगे हो जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम उनको खरीदना ही बंद कर देंगे, क्योंकि वो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट, समय अवधि जितनी ज़्यादा लंबी होगी मांग उतनी ही कम लोचदार होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होता है ना, आप सोचते हो अभी नहीं बाद में ले लेंगे, अभी नहीं बाद में ले लेंगे, तो इसका मतलब वो ज़्यादा लोचदार होगी, कम नहीं। कम कब होती है, जब टाइम बहुत कम है, आपको ये लगता है कि शाम को ही मुझे किसी फंक्शन में जाना है और मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ड्रेस नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो मुझे लेनी है ये ड्रेस, तो टाइम बहुत कम है आपके पास, तो आप ज़्यादा प्राइस पे भी लेने के लिए तैयार हो जाओगे, और आपको पता है 1 महीने बाद जाना है तो आप आराम से खरीदोगे, है ना। तो उसके लिए इलास्टिसिटी आपकी कोई कम लोचदार नहीं होगी, बल्कि ज़्यादा लोचदार होगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा है आपके पास। तो इस तरीके से आपने ये करना है। अब इसके फिलअप मैं आपको बताती हूँ, फिलअप हैं इसके
ये रहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग इकाई से अधिक लोचदार होती है तो कीमत के कम होने से कुल व्यय क्या होगा, कीमत के कम होने से क्या हो जाएगा, कुल व्यय बढ़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन बताना है ना अभी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में किया था। उसके बाद है विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुओं की जो मांग है वो कैसी होती है, लोचदार होगी, क्योंकि एक गुड़ के बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो हम उसको कम खरीदें ज़्यादा खरीदें, लोचदार होते हैं, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। अब थर्ड है वस्तु की जो मांग है उसमें कीमत में परिवर्तन होने पर कोई चेंज नहीं होगा तो मांग कैसी होती, कीमत में चेंज हो गया बट कोई चेंज नहीं, डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब पूर्णतः बेलोचदार होगी, क्योंकि ये देखिए वाई एक्सिस के पहले प्राइस है, ये है ये है ये है, डिमांड हमारी सिर्फ इतनी है, कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब पूर्णतः बेलोचदार। जब वस्तु की कीमत, छठा देखिए, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में अनुपातिक परिवर्तन कम होता है तो इसका मतलब वस्तु की मांग क्या है, बेलोचदार है। नेक्स्ट, एक सरल मांग वक्र के मिड पॉइंट पर अभी बताया था मैंने, इकाई यानी कि इक्वल टू 1 होती है इलास्टिसिटी। ये कह रहे ऊंचे कीमत स्तर पर वस्तु की मांग की लोच कैसी होगी, ऊंचा कीमत स्तर है तो मांग की लोच हमारी क्या होगी, एक इकाई या इकाई से अधिक, एक 8वां क्वेश्चन इकाई से अधिक होगी क्योंकि प्राइस ज़्यादा है ना। नेक्स्ट है अनिवार्यता की मांग, यानी कि जो बिल्कुल नेसेसिटी वाली जो चीज़ें हैं, बेसिक जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी डिमांड कैसी होती है, बेलोचदार होती है, अभी भी समझाया था। और मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला पी अपॉन क्या हो इंटू डेल्टा क्या हो अपॉन डेल्टा पी, नेगेटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला, ये वाला। आई होप आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल क्लियर हो गया है इन शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करके समझाए हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आपको कहा निकालने के लिए प्लीज़ उनको निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।